लोकसभा चुनाव 2024। इंडिया गठबंधन से झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य से नवोदय प्लस टाइम्स की खास मुलाकात। आइए देखते हैं ये खास। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, लोकतंत्र के महापर्व का आगाज़ हो चुका है। 2024 का लोकसभा चुनाव का शंखनाद बज चुका है और तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी कमर चुनावी समर में उतरने के लिए कस ली है। इस समय हम मौजूद हैं झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में, जहां हमारे साथ कांग्रेस के जुझारू प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य, जो कि पूर्व में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रहे हैं और इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में अपने कार्यकाल के दौरान विकास की गंगा बहाई है। चूँकि किन्हीं कारणों से इन्हें बाद में जनता का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन एक बार फिर ये चुनावी समर में हैं, तो आज हम आपको उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं। तो मंत्री जी, क्या आप, चूँकि ये लोकसभा का चुनाव 2024 का शुरू हो चुका है और चुनाव प्रचार भी लगभग प्रारंभ हो चुका है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बुंदेलखंड पैकेज की सौगात बुंदेलखंड को प्राप्त हुई थी, इसमें नहरों का जाल बिछाया गया था, तो इसमें अभी काफ़ी कमियां हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो किस तरीके से आप इस काम को और आगे बढ़ाएंगे ताकि किसान इससे लाभान्वित हो सकें? मुझे बहुत अच्छी तरह से स्मरण है कि बबीना के जो पानी की समस्या थी, खेत के अंदर पानी नहीं पहुंच रहा था। जब हमने मोंटेक सिंह एलूवालिया से, जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, उनसे बात की तो उन्होंने बबीना के बारे में बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बताया कि ये इतना बड़ा सेंटर है। बबीना का फुल फॉर्म था ब्रिटिश आर्मी बेस्ड इन नॉर्थ एशिया, मतलब नॉर्थ एशिया का सबसे बड़े सेना का केंद्र, और वहाँ पानी ना होना बहुत सारे सामलीय प्रश्न खड़े कर रहे थे। योजना बनी और मुझे ये कार्य कराने का एक सौभाग्य मिला। सौभाग्य मेरा क्या, सौभाग्य तो बबीना की उस महान जनता का है जिसने मुझे मत दिया। आज चाहे वहाँ ट्रेनों का स्टॉपेज हो, चाहे मंडियों का निर्माण हो, चाहे नहरों का जाल हो, चाहे खेत के अंदर कुएं हो, वो उनका हक और अधिकार था, जो उनके मत से मुझे दिलवाने का, एक सेतु बनने का काम किया। सारे लोग जानते हैं कि बबीना गंगा जमनी तहजीब का एक ऐसा केंद्र है जो पूरे देश में जाना जाता है। चाहे एक सवाल और है कि समाज का मंदिर हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे स्टेशन वाले बाबा हो, चाहे जैन मंदिर हो, हर जगह जहाँ धर्म है वहाँ कर्म है। मंत्री जी, एक सवाल और है। अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व 2018 में केंद्र सरकार द्वारा पुनर्वास की ज़मीनें नहर के लिए अधिग्रहित की गई थी इसी बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत। तो जो भूमिधर किसान थे उन्हें तो ज़मीनों का मुआवजा दे दिया गया, लेकिन जो पुनर्वास के किसान हैं उनका मुआवजा अभी तक लटका हुआ है और उनकी ज़मीनें सिंचाई विभाग ने अधिग्रहित कर ली हैं। उस बारे में क्या कहेंगे? ये राज्य सरकार का घोर अन्याय है और मैंने इसकी आवाज़ उठाई। चूँकि उत्तर प्रदेश में हम सरकार में नहीं है, इतना बुरा लगता है कि बुंदेलखंड पैकेज से जो मंडी बनी उसके अंदर भूसा भरा, उसके अंदर ढोर हैं, उसके अंदर वहाँ जुआ खेला जाता, शराब पी जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की क्योंकि वो लाभ नहीं देना चाहते। आज ज़मीन चाहे संक्रमणी हो, चाहे पट्टे की हो, पट्टे की ज़मीन का भी मालिक उस पर काम करने वाला होता है, और संक्रमणी ज़मीन है तो भी मालिक होता है, और उनको मुआवजा मिलना ही चाहिए। उनका मुआवजा ना देकर सरकार ने अंग्रेज़ों की याद दिला दी। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी ऐसा होता था कि किसानों के हितों को कुचला जाता था। क्या कारण है कि जो पट्टेदार है उसकी ज़मीन अगर आपने सिंचाई के लिए अधिग्रहित की
तो उसको मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? वो अपनी माँ समझ के उस ज़मीन की रखवाली कर रहा था, उसको सींच रहा था, उसके अंदर फसल पैदा कर रहा था। आज सिर्फ इस आधार पर कि ये पट्टा है और ये संक्रमणी है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और सरकार कोई भी नियम, कायदे, कानून सरकार किसानों के हित में नहीं बनाती है। इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और हमें विश्वास है कि लोकसभा चुनाव के बाद अभी तक हमने पट्टे वाली भूमि के लिए किसानों पर पत्र लिखे। अगर सरकार नहीं मानी तो हम बड़ा जंगी आंदोलन करवाएंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन में संविदा पर कई कर्मचारी जो है कार्यरत हैं, लेकिन इन कर्मचारियों की अभी तक HR पॉलिसी लागू नहीं की गई है। तो HR पॉलिसी लागू ना होने की वजह से काफ़ी जो मिशन के कर्मी हैं वो परेशान हैं और पिछले दिनों इन्होंने लखनऊ के इको गार्डन में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और इन्हें प्रदेश सरकार के नुमाइंदों ने आश्वासन देकर के इनका आंदोलन ख़त्म करा दिया था और फिर से उनकी मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अगर आपकी सरकार बनती है तो इनके लिए आप क्या करेंगे? एक बहुत बड़ी समस्या पूरे बुंदेलखंड में, ख़ासतौर से संविदा कर्मचारी बेचारे काम करते हैं लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिलता, महीनों तक नहीं मिलता और उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। चूँकि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब हम देखते हैं कि वहाँ गोवावली, वैजपुर, खाड़ी ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीनों पर सोलर प्लांट बिना नापे कंपनी के अधिकारी आते हैं, प्रशासनिक उनको ताकत रहती है, कहीं से कुछ नाप देते हैं, सब किसान परेशान हैं। वैसे ही संविदा कर्मियों पर, संविदा कर्मी इस मुल्क के मालिक हैं, उनकी मेहनत से पूरा देश चल रहा। आज क्योंकि स्थायी नौकरी देने की तो सरकार की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, रोटी छीनना, रोजगार छीनना, ये उनका काम है। क्या कारण है कि 53,000 पुलिस कांस्टेबल की नौकरी में 65 लाख पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने भी एप्लीकेशन डाली। पहले वो ढोरों के समान, पशुओं के समान ट्रेन में लद के आए, धक्के खाए, बीमार पड़े, सड़कों पर लेटे और उसके बाद अरबों खरबों रुपए एग्जामिनेशन फीस के नाम सरकार ने डकारे और उनका पेपर लीक हो गया। उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चला क्योंकि उन्हें हर व्यक्ति को बेरोजगार बनाना है। जिस तरह अंग्रेजों के शासनकाल में होता था कि लोगों को काम मत दो, लोगों को चर्चा दो, उल जलूल बातों में भटकाओ, और यही कारण है कि आज वही हो रहा। अगर घर पे एक नौजवान पढ़ा लिखा, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे शहर में अगर 1,000 लोगों को भी नौकरी मिली हो लाखों की संख्या में, तो उनका नाम गिनीज बुक में लिखा जाएगा। कोई नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता, जॉब बेस पे रखा जाता, सैलरी के लिए लटकाया जाता, फिर धीरे धीरे उनके दिमाग में डाला जाता कि जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं उनमें जाके नौकरी करें। आज जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस है, जो रोजगार दफ्तर जिसका वेतन प्रदेश सरकार देती है, वो भी प्राइवेट कंपनियों में यूथ को भेजने के लिए कार्य कर रही, उनकी दलाली कर रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश और देश का हो नहीं सकता। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजकल अपनी चुनावी सभाओं में कांग्रेस के न्याय पत्र को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता रहे हैं, ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ने वाले अगर कांग्रेस पे आक्षेप करें, पश्चिम बंगाल में कौन नहीं जानता कि 1940 के अंदर इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अरे हम लोग जात की राजनीति नहीं करते, हम रोटी की राजनीति करते, काम की राजनीति करते। धर्म हमारा व्यक्तिगत कार्य है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा पूरे हिंदुस्तान में जो धर्म नहीं करता हो? जो जिस जाति धर्म संप्रदाय में पैदा हुआ वो उसको मानते हैं। तो ज़बरदस्ती लोगों मुद्दों को भटकाना, बांटना, और उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। अगर हिंदुस्तानों ने इस देश की आज़ादी में अपने खून को बहाया है तो मुस्लिम भाई भी पीछे नहीं लगे। आज भी अशफाकुल्लाह खां के गीत कौन नहीं जानता, रहीम के भक्ति के गीत कौन नहीं जानता। तो लोगों को भटकाना, बांटना,
ये सबसे बड़ा अधर्म है। अगर हम देखें मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम का वो काल, जिस काल के अंदर अगर माता सबरी की कुटी में रामचंद्र जी पहुँचे, जो सीधे प्रभु थे, तो भी उन्होंने सबरी माता के जूठे बेर खाए, एक संदेश देने के लिए कि सारे लोग समान हैं। और आज जिस तरह से छोटा बड़ा करके बांट कर लोगों के अंदर जिस तरह के वक्तव्य इनके लोग दे रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा चुनाव लोग दल के साथ साथ दिल के आधार पर लड़ते हैं। वो किसी भी दल में हो, उन्हें लगता है कि ये अपने परिवार का सदस्य है, अपना बेटा है, अपना भाई है, हमें इसको जिताना है, दल को वो परे रख देते हैं। ललितपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो क्या समाजवादी पार्टी के लोगों का आपको सहयोग मिल रहा है? पूरी तरह। मैं तो ये कहूँगा चुनाव वही लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो, आप पार्टी हो, बुंदेलखंड क्रांति दल हो, निषाद पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, 13 पार्टियां हैं जो अपने स्तर पर पलक पावड़े बिछाकर जनता का स्वागत कर रही, और जितनी मेहनत हम नहीं कर रहे उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर जो ये गठबंधन बना, ये जनता का गठबंधन था, जिसे बाद में राजनीतिक दलों ने अपने ऊपर के शीर्षस्थ नेताओं के बीच में कराया। जिस तरीके से ईडी और सीबीआई 2 सिटिंग जो है मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल चुकी है, तो ये कहाँ तक सही है, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी निष्पक्षता बहुत आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान समय में देख रहे हैं हम, देश के अंदर एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, जिस वॉशिंग मशीन के अंदर कैसा भी भ्रष्ट आदमी हो, कैसा भी अपराधी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उस वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता, उस पर एक लेबल लगा लिया जाता और फिर उसकी जय जयकार करा दी जाती। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये 2024 के बाद ये सदा के लिए बंद हो जाएगा। जितनी संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा, जितने संगठनों के माध्यम से अफवाहें फैलाई जा रही। आज झांसी की क्या स्थिति है? रूंद करारी झांसी से बिल्कुल लगा हुआ है। वो गाय माता जिसके अंदर हजारों देवी देवताओं का वास होता है, उस गाय माता को बचाने के लिए जब हम निकले, हम और कुछ नहीं कह रहे थे, तो हमारे घर पर पुलिस लगा दी, मिलिट्री लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और फिर पुलिस और मिलिट्री को हटना पड़ा। आज वही गाय माता गर्मी में पानी के अभाव में मर रही, रूंद करारी में खाने के लिए दाना नहीं है। जो लोग गौशालाएं चला रहे हैं उनके 6-6 महीने से भुगतान नहीं हो रहा। गंगा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि गंगा को इतना मैला मत करोगे, उससे आदमी एक अंजुली पानी भी ना ले पाए। तो इनका एजेंडा केवल एक ही है कि गद्दी को हथियाएं, उद्योगपतियों की जेब में डालें। जनता कल मरती है तो आज मरे। आज क्या कारण है कि पहले ज़मीन औद्योगिक ग्रोथ सेंटर के नाम पे हथियाई गई, फिर उसके बाद डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे ली गई, और बीडा के नाम पर कहीं कुछ नहीं हो रहा। औद्योग ग्रोथ सेंटर के अंदर एक इंडस्ट्री नहीं है, बीडा के अंदर चिटपिटी भी नहीं बनती, घास फूस लगी। और अब बीडा के नाम पर जिनकी ज़मीनें ली जा रही, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनको एक परिवार के एक सदस्य को रोजगार दे, उनको प्राथमिकता से जो विकसित ज़मीन है वो दे। सब जुमले होते हैं। हवाई अड्डे की बात 2014 में हमने स्वीकृत करा दिया था, ज़मीनों के दाम बढ़ाने के लिए। हर बार कभी यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, नहीं बना। मेट्रो ट्रेन की बात होती, मेट्रो ट्रेन की हर बार मैनिफेस्टो में आता कि झांसी में मेट्रो ट्रेन चलेगी, लेकिन स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन का जब ठेका होता है तो उसकी डीपीआर में मेट्रो के चालन के लिए कोई स्थान नहीं है। पेयजल योजना जो गांव-गांव के अंदर विदेशों से कर्जा लिया गया, जिससे माँ की कोख से जन्म लेने वाला एक नवजात शिशु भी 1,35,000 रुपये का कर्जदार है, उससे 10 गांव के अंदर भी पानी नहीं पहुंच रहा। गांव में प्लास्टिक की लाइन डली, सड़कें खुद ही पड़ी, और वो पानी के नाम पे वो भी सारा पैसा बंदर बांट हो गया। स्मार्ट सिटी के नाम पे झांसी में चालान हो रहे,
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मोटरसाइकिल स्कूटर पे चालान उसके मोबाइल में नहीं आया हो, कार पे चालान नहीं आया हो। आज 30 किलोमीटर की स्पीड पे गियर भी नहीं बदलते, लेकिन 30 किलोमीटर चलो, 25 चलो, 40 चलो, नहीं तो चालान पकड़ो। मुख्यमंत्री आते हैं, भाषण देते हैं नगर निगम के चुनाव में कि हम जीतेंगे तो हाउस टैक्स हाफ होगा, वाटर टैक्स माफ़ होगा। हाउस टैक्स 4 गुना हो गया और वाटर टैक्स 8 गुना हो गया। तो कहीं कोई राहत नहीं है, लोग दम तोड़ रहे हैं, लोगों के अंदर डर है। जितना डर किसी और का नहीं हो सकता, उतना डर सरकार का। व्यापारी सोचता कि अगर आज हम चुनाव के प्रचार में किसी के साथ निकले तो कल मेरे यहाँ जीएसटी का छापा पड़ जाएगा, मेरे यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। सिसक रहा है, डर रहा है, उसे हार्ट के अटैक पड़ रहा है। जब जीएसटी के रिटर्न 1 महीने में 18 दिन तक वो रिटर्न भरता रहता, तलवार लटकी रहती है। तो ऐसे समय में बवीना हो, बुंदेलखंड हो, पूरे प्रदेश का व्यवसाय चौपट है। आज किसानों के फसलों पे ओला गिरा, कितना बुरा लगता है कि बैदौरा, खजराहा, बुजुर्ग और खुर्द में लाइट नहीं है 27 वर्ष से। 2 विभाग आपस में लड़ रहे, रेलवे और बिजली विभाग। वो कहते हैं कि जो केबल जाएगी वो 3 मीटर नीचे से जाएगी, रेलवे विभाग के नितिन गुप्ता जी कहते हैं, और बिजली विभाग के कहते हैं कि साहब पहले से डली थी वैसी डली रहने दो। जनता क्यों भुगते? जनता से आप बिल लेते हैं। कोई भी समस्या का निदान करने का सरकार की कोई मंशा नहीं है। सिर्फ लोगों में फूट डालो, बांटो, जाति की बात करो। सारे लोग जानते हैं कोरोना के अंदर जब किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी तो किसी ने ये नहीं पूछा कि कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है। किसी के घर पर अगर कोरोना में मृत्यु हुई तो किसी ने ये नहीं पूछा कि उसको जलाने और दफनाने वाला कौन सी जाति का है। सरकार सो रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी आम चीज़ नहीं थी, तीमारदारों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, पलंग नहीं थे, सड़कों पर पड़े थे लोग। सरकार फिर वोट मांगने आ गई। अरे आपने आने दिया, फिर थाली बजवाई, लोटा बजवाया, दीपक जलाया, पूरी दुनिया में हंसी के पात्र हुए। और आज कोरोना से शिकार के कारण इम्यूनिटी आदमी की ख़त्म हो गई। ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन कोई ना कोई नौजवान हार्ट की बीमारी से, किडनी की बीमारी से, लंग्स की बीमारी से दम नहीं तोड़ता हो। तो ये जो देश के अंदर चल रहा कि बांटो, 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, घर घर विकास की गंगा बहेगी, सारे लोग परेशान हैं। लोगों के मन में एक माहौल है, वो चाहते बदलाव हो, लोग चाहते एक ऐसी सरकार आए जो अपनी हो। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता, जनता लड़ती है। आज जनता चुनाव लड़ रही, जनता चारों तरफ किसी भी गांव में चले आओ, वो कहते हैं हमें बदलाव चाहिए। आज जिस तरह का माहौल है उस तरह के माहौल में लोग ये भी कहते हैं कि बहन मायावती जी भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही, क्योंकि कभी उनका एक लक्ष्य नहीं रहा। केंद्र में कोई 10-20 सीटें लड़के सरकार नहीं बना सकता। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो अत्यंत सम्मानीय हैं, वो नारा लगाते हैं अब की बार भाजपा 400 के पार। अरे एक बार वो लिस्ट बता दो। जैसे आपने 15 लाख के जुमले में झूठ बोला, 2.5 करोड़ नौकरी के बुलेट ट्रेन में झूठ बोला, अब जब आपके 400 प्रत्याशी ही नहीं लड़ रहे तब भी वो रटते चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है हिटलर ने भी कहा था कि अगर 100 बार किसी झूठ को बोलो तो वो सत्य हो जाता है। मेरा यही मानना है कि बवीना क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और जो अंग्रेज़ों के टाइम में भी सबसे बड़ा सेंटर था, जिसकी डेफिनीशन है ब्रिटिश आर्मी वेस्ट इन नॉर्थ एशिया, नॉर्थ एशिया का सबसे बड़ा केंद्र था, उसको विकसित करें, वहाँ के लोगों को अधिकार दें और वहाँ के लोगों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। अंत में आप अपने मतदाताओं के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के लिए से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मतदाता जानते हैं कि हम उनके ही द्वारा बने हुए प्रतिनिधि हैं, हम जनता के सेवक हैं, वो हमारी मालिक है। और इस सेवक को जनता ने 3 बार मत दिया।
हमने कभी ये नहीं समझा कि हम राजा हैं, हमने समझा हम हमेशा इनके प्रतिनिधि हैं, इनके भाई हैं, इनके बेटे हैं। और ये चुनाव भी क्योंकि मेरे पास ना जाति बल है, ना धन बल है, ना बाहुबल है, एक ही बल है, जनता का बल। और वही जनता चुनाव लड़ रही, वो जनता महान है और वही जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। क्योंकि ये चुनाव दिल्ली, लखनऊ, मुंबई का नहीं है, ये चुनाव झांसी का है, जो अपने बीच में रहे, जो हर समय उपलब्ध रहे। और मैं ये मानता हूँ कि लोगों की इतनी बेपनाह मोहब्बत है, लोगों का इतना स्नेह आशीर्वाद है कि मैं अगर भारत सरकार में मंत्री भी रहा तो मैंने हमेशा यहाँ आने का काम किया और कार्य करने का काम किया। तो ये थे झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य, जिनसे हम आपको रूबरू करा रहे थे। इसी प्रकार आप हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स पर बने रहिए। लगातार हम आपको लोकसभा चुनाव 2024 के अपडेट इसी प्रकार दिखाते रहेंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मोहम्मद हनीफ के साथ शाहिद खान की रिपोर्ट।